कोविड-19 और आज के मतदाता टीवी में चार्टर्ड अकाउंटेंट मनोज जी आपका स्वागत है। नमस्कार सर। नमस्ते सर। मनोज जी, जो सबसे बड़ा सवाल है कि पूरे वर्ष जो है टैक्सेशन से संबंधित अनेकों सवाल का जवाब जो है आप पाठकों को देते रहते हैं, लेकिन इस बार कुछ नया पाठक आपके द्वारा जो है जानकारी हासिल लेना चाहते हैं। 2026 का बजट है जिसे रविवार 1 फरवरी को सर पास किया गया, तो उसमें जो टैक्स से संबंधित बहुत सारी बदलाव हैं, मैं चाहूँगा सर अगर सिलसिलेवार तरीके से विस्तार पूर्वक अगर बताएं तो ज़्यादा अच्छा होगा सर। थैंक यू प्रेम जी। इनफैक्ट इस बार का जो टैक्स का बजट आया है, अगर हम उसको देखें तो दे आर मोर टुवर्ड्स बहुत डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की तरफ आया है। बहुत सारे डिस्प्यूट जो काफ़ी टाइम से चल रहे थे और सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग भी थे, उनको रिजोल्व करने की कोशिश की गई है और कुछ हद तक सर्टेनिटी प्रोवाइड करने की बजट में कोशिश की गई है। अच्छा, जो सबसे बड़ा एक प्रोविजन इस बार आया, वॉलंटरी डिस्क्लोजर ऑफ इनकम स्कीम है। यदि आप देयर सेक्शन 102 to 105 दैट डील्स अनडिस्क्लोज इनकम से डील करते हैं। यदि आप उसको खुद ही स्यूमोटो अपनी टर्म में डिक्लेयर कर देते हैं मेरी इतनी इनकम है और उस पर 30 प्लस सरचार्ज एंड सेस में आके अप्रॉक्स 39% टैक्स दे देते हैं, तो आप पे कोई भी पेनल्टी नहीं लगेगी। तो इट्स लाइक ए परमानेंट वॉलंटरी डिस्क्लोजर स्कीम दैट हैज कम इन द इनकम टैक्स एक्ट 2026। राइट, ये पिछली बार नहीं था, ये पहले नहीं था। पहले जब भी आप अगर लेकिन आप डिक्लेयर नहीं करते, एओ डिटरमाइन करता है, तो फिर पेनल्टी के प्रोविजन आएंगे। लेकिन यदि आप खुशस्वामी रिटर्न में डिक्लेयर कर देंगे तो देयर विल बी नॉट बी एनी पेनल्टी अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। तो आप 39% टैक्स पे करो, कोई आपसे नहीं पूछा कहाँ से आपका पैसा आया, कहाँ से आपने कमाया, एंड यू आर फ्री। ओके, ये बहुत बिगेस्ट अमेंडमेंट इन द इनकम टैक्स एक्ट। तो जैसे सर इसको थोड़ा सा अगर उदाहरण को लेके बताएं। मान लो मेरे पास इनकम है, मैंने डिक्लेयर नहीं करी, मेरे पास 10 लाख रुपए भरने पड़े, 20 लाख पड़े, 50 लाख की अनडिस्क्लोज इनकम है, मैं उसे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर देता हूँ, चाहे वो कैश हो। ओके, और मैं उस पर टैक्स पे कर देता हूँ 39%। तो उसके बाद मैं फ्री हूँ, तो सरकार को राजस्व मिलेगा। ऐसा ही होता है। और जो जनमानस है वो थोड़ा सा हेल्दी हो जाएगा। हाँ, मतलब आप 39 लाख सब मिला के टैक्स पे करो जी, और यू आर फ्री from all kinds of notices, penalty, prosecution, everything. राइट, एक बड़ा बदलाव। This is the major achievement. मेजर अचीवमेंट। इससे कितना, क्या आपको लग रहा है कि कितने लोग लाभान्वित होंगे सर? से काफ़ी लोग इसमें आएंगे, क्योंकि पहले आप 30% नॉर्मल टैक्स है, उसके बाद सेस और सरचार्ज की बात की गई है। हाँ सर, दूसरा जो एक बहुत बड़ा डिस्प्यूट चलता आ रहा था एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन का, जिसमें काफ़ी केस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे। चेकमेट का डिसीजन भी आया जिसमें उन्होंने कहा कि यदि आप डेट जमा कराओगे तो आपका एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन डिसअलाउ हो जाएगा। ये इशू इनकम टैक्स एक्ट 2025 में रिजॉल्व करने की कोशिश की गई है। अच्छा। यदि आप बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ फाइटर्स को जमा करा दोगे तो उस केस के अंदर आपका एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन अलाउ हो जाएगा। अच्छा, पहले ये तो कि आपको विद इन 15 डेज अंडर द ड्यू डेट ऑफ दैट एक्ट जमा कराना है। पीएफ की एक्ट कहती है कि महीने के 15 दिन के अंदर जमा कराना है जी। तो इससे पहले बहुत डिस्प्यूट हुआ, काफ़ी कोर्ट केस चले, कुछ कोर्ट ने कहा यस अलाउ होगा, कुछ ने नहीं होगा, चेकमेट ने कहा नहीं अलाउ नहीं होगा, खत्म कर दी बात को। फिर भी मैटर चलता रहा कि चेकमेट किस सिचुएशन में अप्लीकेबल है, किस में नहीं है। 61 में अब भी ये डिस्प्यूटेड इशू है, बट इनकम टैक्स एक्ट 2025 के अंदर इसको सेटल कर दिया गया है। जब बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ ITR यदि आप एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन जमा करा दोगे तो आपकी इनकम स्टेट नहीं होगा, लेकिन उसके बाद जमा कराओगे तो आपकी इनकम माना जाएगा और परमानेंटली डिसअलाउ हो जाएगा। अच्छा, परमानेंट डिसअलाउ हो जाएगा। मेरे ख्याल से बहुत बड़ा अमेंडमेंट है, बहुत ही फेवरेबल अमेंडमेंट है एसएससी के लिए। ओके, और सर इसके अलावा एक जो मेजर अमेंडमेंट और आई, अभी तक हमने सुना था कि असेसमेंट होती है, उसके बाद आपके पास आप अपील फाइल करते हैं, पेनल्टी आपकी स्टे हो जाती है टिल द ट्रिब्यूनल। राइट, ट्रिब्यूनल चलाता है। तो आपको फिर जब अगर मामला पेनल्टी में भी और ट्रिब्यूनल में आप मेरिट पे केस हार जाते हो तो पेनल्टी इनिशिएट होती है। अब इन्होंने कहा हम पेनल्टी का और असेसमेंट का इकट्ठा ऑर्डर पास करेंगे। अच्छा, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट
जब पेनल्टी और असेसमेंट का ऑर्डर एक ही ऑर्डर पास होगा, फिर आप दोनों अगेंस्ट जाओ, आपको दो सेपरेट अपील फाइल करने की जरूरत नहीं है। और जो आज ऑन टुडे 20% आपको पैसा जमा करना था स्टे के लिए, वो भी गवर्नमेंट का प्रपोजल से 10% करने का। दैट इज अनदर मेजर अमेंडमेंट इन इनकम टैक्स एक्ट। ये भी काफी अच्छा है। और जो पहला वाला था सर, वो तो मेरे ख्याल से टास्क है वो बहुत बड़ा टास्क है। बिल्कुल आपने सही कहा। दूसरा, पेनल्टी प्रोसिक्यूशन के जो प्रोविजन थे पहले बहुत हार्श थे और उनको बहुत ही कम किया गया है, तो फाइन में कन्वर्ट कर दिया गया है, या रिगोरियस इम्प्रिजनमेंट से सिंपल इम्प्रिजनमेंट कर दी गई है काफ़ी सेक्शन के अंदर। तो ये भी एक बहुत बड़ा अमेंडमेंट आया है टुवर्ड्स ईज ऑफ डूइंग द बिजनेस और वॉलंटरी कंप्लायंस की तरफ ये मूव जाता है। काफ़ी पेनल्टी कम की गई है। तीसरा, एक नई स्कीम लाई गई है जो पूरा एक अलग से इनकम टैक्स एक्ट के अंदर और इनकम टैक्स बिल में कोडिफाई हुआ है। अगर आप जैसे बहुत सारे एम्प्लॉय या स्मॉल पर्सन कोई ने किसी बाहर दुबई में जैसे बाहर जॉब किया, वहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट कर दी, यहाँ के आप डिक्लेयर नहीं करते हो, तो ब्लैक मनी एक्ट के अंदर आपका प्रोसिक्यूशन भी था, 10 लाख की पेनल्टी भी थी, सब कुछ था। हाँ, लेकिन वो ये 10 लाख तक की अनडिस्क्लोज इन्वेस्टमेंट है बाहर, तो रिलैक्सेशन थी। एक तो वो लिमिट बढ़ा के 10 से 20 लाख कर दी गई है, वो 20 कर दी है। और दूसरा, वन टाइम एक स्कीम लेके आ रहे हैं कि यदि आप डिस्क्लोज कर दोगे तो फिर आपको ना तो प्रोसिक्यूशन लॉन्च करेंगे, ना ही हम पेनल्टी आप पे कोई लगाएंगे। तो उससे पूरा सेक्शन अलग से कोडिफाई किए हैं। वो भी बहुत बड़ा अच्छा कदम लिया गया है स्मॉल टैक्स पेयर के लिए, जो भूल जाते हैं बाहर कोई इन्वेस्टमेंट करी, कोई उनको शेयर्स इशू करते हैं कंपनी, वो डिक्लेयर करना भूल जाते हैं इनकम टैक्स के अंदर। तो ये भी बहुत बड़ा अच्छा कदम आया है इसके अंदर। राइट। और जो मेजर अमेंडमेंट्स हैं, एक बहुत बड़ा डिस्प्यूट चल रहा था जाओ वर्सेस फाओ का, कि जब भी कोई रीअसेसमेंट होती है, कोई केस 2, 3, 4 साल बाद खोला जाता है, तो जो पहला नोटिस है 148A और 148 कौन दे सकता है? वैसे क्या जुडिशियल असेसिंग ऑफिसर देगा या नॉन जो फेसलेस असेसिंग ऑफिसर है वो देगा? ये मैटर एज टुडे सुप्रीम कोर्ट का पेंडिंग पड़ा हुआ है। अच्छा। डिफरेंट कोर्ट्स के डिफरेंट जजमेंट्स हैं। तो गवर्नमेंट ने प्री एम्प्ट करते हुए ये क्लैरिफाई कर दिया है कि 148 एंड 148 का नोटिस जाओ देगा, फाओ नहीं देगा। अच्छा। और ये रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है, ये जब से ये फेसलेस असेसमेंट आई है तब से इसको लेके आए हैं। तो इस तरह जितना डिस्प्यूट था वो अब इन्होंने सेटल करने की कोशिश की है और सर्टेनिटी प्रोवाइड करने की कोशिश की है गवर्नमेंट ने। और जो मैटर सुप्रीम कोर्ट में चल भी रहे थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको हाई कोर्ट को ही भेज दिया है एडजुडिकेट ऑन दैट बेसिस। एक बहुत बड़ा इशू चल रहा था डिन का। अच्छा। डिन आइडेंटिफिकेशन नंबर का, डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर। 1-2 साल पहले ये आया था, एक सर्कुलर इशू किया था सीबीडीटी ने, यदि किसी डॉक्यूमेंट के ऊपर कोई डिन नंबर नहीं है, 1-2 साल पहले, शायद 2019 में आया था ये। आया था जी। हाँ, तो अगर आपका डिन नंबर नहीं है तो पूरी ऊपर नोटिस इनवैलिड है, और कंसिक्वेंटली काफ़ी जो असेसमेंट उस बेस पे वो भी इनवैलिड मानी जाएगी। कोई भी अप्रूवल इनवैलिड होगा, कोई भी सेटिस्फेक्शन नोट इनवैलिड होगा। इसके बेस पे इनकी काफ़ी असेसमेंट्स क्वैश हो गई। तो ये लोग डिपार्टमेंट गया कि जी इरेगुलरिटी है, इसके बेस पे असेसमेंट क्वैश नहीं हो सकती। डिपार्टमेंट कौन लोग हैं? डिपार्टमेंट और रेवेन्यू डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट गया। ओके, मैं समझ गया। हाई कोर्ट ने सारी असेसमेंट क्वैश करनी शुरू कर दी थी, डिफरेंट कोर्ट के डिफरेंट जजमेंट थे, ट्रिब्यूनल ने क्वैश करनी शुरू कर दी थी, और ये मैटर एज टुडे सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। उसमें भी इन्होंने क्लैरिफाई कर दिया है कि यदि असेसमेंट पर डिन कोटेड नहीं है बट डिन नंबर ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है, तो असेसमेंट क्वैश नहीं होगी। अच्छा। ये भी एक मेजर अमेंडमेंट आई है। दूसरा बड़ा इशू चल रहा था सेक्शन 144C के ऊपर। अच्छा। ट्रांसफर प्राइस 144C में उन लोगों का असेसमेंट होता है, ड्राफ्ट असेसमेंट पास होता है, या तो जिनका ट्रांसफर प्राइसिंग का केस हो, या जो नॉन रेजिडेंट हो, और जहाँ वेरिएशन हो जो उन्होंने रिटर्न फाइल करी है और जो एओ ने प्रपोज करी है। उसमें एक इशू चल रहा था कि जो 153 की टाइम लिमिट है वो अप्लीकेबल होंगी, या 144C में जो टाइम लिमिट है वो अप्लीकेबल होंगी। अच्छा। मैक्सिमम जजमेंट कहते थे कि जो 153 की जो ओवरऑल टाइम लिमिट है 153 या 153B में वो अप्लीकेबल है। 144C में आप उसके बियॉन्ड नहीं जा सकते। ठीक है। तो ये बड़ा मैटर डिस्प्यूट का था। ये मैटर जनरली मद्रास हाई कोर्ट ने असेसमेंट क्वैश की रोका के अंदर
कि भाई आप 144C ओवरराइड नहीं कर सकता 153 या 153B को। सुप्रीम कोर्ट में मैटर गया, वहाँ पे कन्फ्लिक्टिंग जजमेंट आया डिफरेंट जजेस का, और ये मैटर भी पेंडिंग था। इसको भी सेटल करते हुए कोर्ट ने कहा है कि भाई 144C की जो टाइम लिमिट है ये अदर वर्ड्स 153 और 153B को ओवरराइड कर सकती है। ये अपने में एक कंप्लीट कोड है। अच्छा। उन्होंने कहा जो ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर की टाइम लिमिट है वो ओवरराइड नहीं कर सकती 153 को, लेकिन जो फाइनल ऑर्डर होगा वो इसको ओवरराइड कर सकता है। तो ये इन्होंने क्लैरिफाई किया। दूसरा जो है अपडेटेड कंसेप्ट है, वो भी बड़ा वेलकम चेंज आया। उसमें 2 अमेंडमेंट आई हैं। पहले ये था कि लॉस के केस के अंदर आप अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते थे। मतलब आप लॉस घटा के नहीं कर सकते थे। मान लो आपका 10 करोड़ का लॉस है और आप 9 करोड़ का लॉस दिखा के अपडेटेड रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो नहीं कर सकते थे। अब उसको ही परमिट कर दिया गया है कि आप 10 करोड़ के लॉस को 9 करोड़ का लॉस दिखा के अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हो। तो सर इसके पीछे मतलब क्या रीजन होगा? ये तो कोई, जब आप 10 करोड़ से 9 करोड़ लाए तो आप रेवेन्यू तो आप कैरी फॉरवर्ड लॉस कम कर रहे हो। अल्टीमेटली गवर्नमेंट को टैक्स मिल ही रहा है ना। आप पहले 10 करोड़ का लॉस सेट ऑफ करते हैं अगेंस्ट फ्यूचर प्रॉफिट, आप सिर्फ 9 करोड़ कर रहे हो। मतलब एक तरह से पूरा डिस्प्यूट को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। दूसरा जो एक मेजर अमेंडमेंट आई, पहले क्या था कि रीअसेसमेंट का नोटिस आ गया है, तो आप वो अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते थे। नहीं कर सकते। अब उन्होंने कहा आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हो, प्रोवाइडेड आपको जो भी अपडेटेड का टैक्स पे करना पड़ता है डिपेंडिंग ऑन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ईयर, उसके ऊपर 10% टैक्स और पे कर दो, एडिशनल टैक्स। अच्छा, फिर आप अपडेटेड फाइल कर दो, कोई पेनल्टी इनकम पे नहीं लगेगी। लेकिन हाँ, एओ के पास पावर है दूसरे इशू देखने की, बट जिस इशू पे आप अपडेटेड रिटर्न फाइल करके टैक्स पे कर दोगे उस पे आपका ये मैटर क्लोज हो जाएगा। दैट इज आल्सो वन ऑफ द मेजर अमेंडमेंट जो इसके अंदर आई है। ये मेजर अमेंडमेंट के साथ साथ सर जो मुझे लगा बड़ा कन्वीनियंट किया गया है सोसाइटी को। हाँ, दूसरे कुछ एक रिलीफ दिए गए हैं कि कोई व्यक्ति का मोटर एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है, इंजरी होती है, तो उसको कंपनसेशन जो मिलेगा उसको पूरी तरह से एग्जाम कर दिया गया है। अच्छा। हाँ, ये उसको प्रॉफिट नहीं माना जाएगा, टैक्सेबल नहीं माना जाएगा। और जो इंटरेस्ट मिलेगा कंपनसेशन पहले एग्जाम था, जो इंटरेस्ट मिलता था वो टैक्सेबल हो जाता था एक लिमिट के बाद, अब वो पूरा का पूरा इंटरेस्ट एग्जाम हो गया है। दूसरा, एक डिसेबिलिटी पेंशन मिलती है आर्मी के लोगों को। पहले उस सर्कुलर के द्वारा तो एग्जाम्प्टेड एक्ट में नहीं थी, अब उसको एक्ट में भी लेके आ गए हैं। एक और मेजर अमेंडमेंट उस तरफ आई है जो कि बहुत वेलकम स्टेप है। तीसरा, उन्होंने कहा है कि एक अमेंडमेंट और इसकी है, मैं आपको बताता हूँ। कोई कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ लैंड होता है एचयूएफ का या इंडिविजुअल का, और उन्हें राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी एक्ट के अंदर यदि कोई कंपनसेशन मिलता है, पहले सर्कुलर के द्वारा एग्जाम था, उसको एक्ट में लाके भी एग्जाम कर दिया गया है। ये भी एक बहुत ही वेलकम स्टेप है। उसके अलावा एक अमेंडमेंट और आई है कि आपको पहले आपको लोअर टीडीएस सर्टिफिकेट लेना पड़ता था, तो आप उसके लिए एप्लीकेशन लगाते थे, उसमें टाइम भी लगता था, मिलना ही पड़ता था ये उसे। अब उन्होंने एक प्रोसीजर डिफाइन करेंगे, जो छोटे लोग हैं इनका अमाउंट कम है वो एक ऊपर एप्लीकेशन फाइल करेंगे ऑनलाइन, और सिंपल उस एप्लीकेशन के बेस पे अगर रूल को जस्टिफाई करता है तो उनके घर बैठे उनको लोअर टीडीएस सर्टिफिकेट मिल जाएगा, उन्हें उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ये एक बड़ी अच्छा अमेंडमेंट आई है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की तरफ। राइट। एक बड़ी प्रॉब्लम आती थी नॉन रेजिडेंट से, यदि हम कोई प्रॉपर्टी परचेज करते थे, यदि मैं कोई नॉन रेजिडेंट से प्रॉपर्टी परचेज करता हूँ तो मुझे 10 नंबर लेना पड़ता था, और वन टाइम ट्रांजेक्शन के लिए 10 नंबर लेना पड़ता था, वो अब खत्म कर दिया। अच्छा, फिर आप सिंपली पैन बेस के ऊपर आप टैक्स जमा करा पाओगे। और ये 10 नंबर की रिक्वायरमेंट बहुत ही बढ़िया अमेंडमेंट है, मानता हूँ इसको, कि नॉन रेजिडेंट के केस में प्रॉपर्टी परचेज करना, पहले 10 नंबर लो, फिर उसके बाद आप टीडीएस रिटर्न फाइल करो, उसके वन सिंगल रिटर्न फाइल हो कि जैसा आप रेजिडेंट से परचेज करते हो 50 लाख से ऊपर की ट्रांजेक्शन तो 1% टैक्स पे करते हो आप, और आपका सिंपल पैन बेस के ऊपर टैक्स जमा हो जाता है। बिल्कुल वही अमेंडमेंट आप सिंपल यहाँ पे ले आएंगे यदि आप कोई नॉन रेजिडेंट से प्रॉपर्टी परचेज करते हो, तो अब इसमें 10 नंबर की जरूरत नहीं पड़ेगी। वेरी वेलकम स्टेप, बहुत बड़ा इशू था ये। जी 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 जी। दूसरा एक और बड़ा अमेंडमेंट आया जो कि बड़ा वेलकम स्टेप है। यदि आपको कोई इनकम आज डिविडेंड आना है या इंटरेस्ट आना है तो आपको 15GH फाइल करना पड़ता था, हर कंपनी के पास फाइल करना पड़ता था। और वो कहना है नथिंग डूइंग, यदि आपके डिमेटलाइज शेयर हैं तो आप एक फॉर्म फाइल करेंगे, आप सब डिपोजिटरी को फाइल करेंगे और डिपोजिटरी फिर सबको भेजेगा,
तो आपकी जो हेडेक है पूरी खत्म कर दी, खत्म हो गई। हर कंपनी के पास जाने की। ये भी काफी वेलकम स्टेप है। नीट सर्टिफिकेट आपको उनके पास फाइल करना है, उसके बाद कुछ नहीं करना। जी 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 जी। दूसरा बड़ा डिस्प्यूट था सप्लाई ऑफ मैन पावर पे, कि इसमें 10% कटेगा, 2% कटेगा। उसको भी क्लैरिफाई कर दिया कि उसमें 2% ही कटेगा, 10% की जरूरत नहीं है। 2% 1% उस पर अब 10% की जरूरत नहीं है। वो ये प्रोफेशनल सर्विस है या वर्क कॉन्ट्रैक्ट है, तो क्लैरिफाई कर दे वर्क कॉन्ट्रैक्ट। राइट। ये भी डिस्प्यूट जो उस पर चलता आ रहा था काफी हद तक इसको खत्म करेगा। एक ड्यू डेट को रैशनलाइज किया था। आपको याद हो बहुत पहले क्या होता था, सैलरी टर्म 30 जून तक जाती थी, 31 अगस्त तक बिजनेसमैन की जाती थी, फिर अक्टूबर नवंबर में कंपनी की जाती थी और टैक्स होल्डर जाते थे। हाँ, बहुत अलग अलग डेट थी। हाँ, अब उसको फिर से टर्म को लाने की कोशिश की गई है कि 31 जुलाई तक सैलरी क्लास फाइल करेगा, 31 अगस्त तक बिजनेसमैन के लिए रिटर्न की डेट लाई गई है, और 31 अक्टूबर जिनके टैक्स ऑडिट केस हैं कंपनी के लिए लेके आई गई है, और 30 नवंबर तक जो ट्रांसफर प्राइसिंग की उनकी डेट लेके आई गई है। तो इस बार डेट को स्कैटर कर दिया गया रिटर्न फाइलिंग के लिए, और ये करंट ईयर फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए भी अप्लीकेबल है। अच्छा, मतलब उसमें फिर डेट बढ़ने वगैरह के चांसेस फ्यूचर में रहेंगे सर? देखो वो तो खैर सिचुएशन बेस होता है, हाँ, परमानेंट नहीं होता। और इस बजट की ब्यूटी ये है कि बहुत सारी अमेंडमेंट इनकम टैक्स एक्ट 1961 में भी आई है और 2025 में भी आई है। अच्छा। हालांकि हम ये उम्मीद कर रहे थे कि अभी नया एक्ट है 2025 में क्या चेंज आएंगे, लेकिन चेंज काफ़ी आए हैं, ट्रिमेंडस चेंज आए हैं। एक और बड़ा अच्छा अमेंडमेंट आया कि अब पहले रिवाइज रिटर्न फाइल करने की जो लास्ट डेट थी 31 दिसंबर थी। हाँ। अब उन्होंने कहा कि आप रिटर्न जो रिवाइज फाइल कर सकते हो 31 मार्च तक कर सकते हो। ये भी काफी बड़ा बेनिफिट ये बड़ा बेनिफिट दिया गया है, ये देखो भूल गया है। और जो मेजर अमेंडमेंट्स हैं मैंने आपको टीसीएस को भी काफी रैशनलाइज किया है। टीसीएस में जो पहले रेट थे 1%, 5%, 20% वेरिंग रेट थे, अब सिर्फ 2 रेट आ गए, 2 या 20%। इनफैक्ट यदि आप देखें तो सब में 2% ही कर दिया गया। जैसे ओवरसीज ट्रैवल पैकेज में जाते हैं 20, पहले 5 या 20% और 2% हो गया डिपेंडिंग ऑन द क्वांटम। सिर्फ अब आपका एलआरएस के अंदर पैसा बाहर जा रहा है अदर देन मेडिकल पर्पस के लिए या एजुकेशन पर्पस के लिए, तो वो 20% है। अदरवाइज पूरा का पूरा 2% हो गया। इट्स अ वेरी वेलकम स्टेप। और ये दोनों में आया है, इनकम टैक्स एक्ट में भी आया है 1961 में, और 2025 में भी अमेंडमेंट आई है। डेट इसकी स्पेसिफाई कर दी गई है। तो सर 61 को चीजों को यहाँ ले आना क्या लगता है आपको? नहीं 61 में इसलिए लाया ना कि आपको बेनिफिट ओल्ड एक्ट में भी मिल सके उस चीज का। मार्च के इसलिए उसकी जो कट ऑफ डेट है 1 मार्च है, जिससे आप उसको बेनिफिट को अवेल कर सको। पहले जो एनपीओ थे, रजिस्टर्ड चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन थे, वो रिवाइजन फाइल नहीं कर सकते थे, उनको बिलेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते थे, उनको भी बिलेटेड रिटर्न फाइल करने का ऑप्शन सेक्शन 348 में दे दिया गया है। अच्छा, इट्स अ वेलकम स्टेप। एक जो नेगेटिव स्टेप इसमें आया है कि पहले आपको जो कोई डिविडेंड आपकी इनकम आती थी तो उसे कुछ हद तक इंटरेस्ट इनकम डिडक्शन हो जाती थी, अब कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगी। इट्स नॉट अ वेलकम स्टेप। और हाँ, एक जो चेंज आया है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड पे, और जिन लोगों ने भी सोवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीदे थे ये सोचते हुए कि भाई इसका जब मैच्योरिटी पैसा एग्जेम्प्ट होगा, उनके लिए बैड न्यूज है जिन्होंने मार्केट से खरीदे हैं उसको टैक्सेबल कर दिया गया। ओहो। जिन्होंने ओरिजिनल खरीदे हैं उनके लिए टैक्सेबल नहीं है, जो मार्केट से खरीदे तो रिडेम्पशन पे उनके लिए वो टैक्सेबल हो गया है। एक बार अप्रैल यानी कि जो सीरीज अभी फरवरी में निकल जाएंगी वो टैक्सेबल नहीं होंगी, जो 31 मार्च के बाद रिडीम होंगे और जिन्होंने मार्केट से परचेज किया उनके लिए टैक्सेबल होगा। तो मेरी गवर्नमेंट से विनती रहेगी, क्योंकि आपने एक बेनिफिट दिया था एक्ट के अंदर, उस बेनिफिट पे लोगों ने आप पे विश्वास किया, उस विश्वास के तहत मार्केट से परचेज किया, भाई मेरी इनकम एग्जेम्प्ट होगी, तो यू शुड नॉट बैक टेक दैट। जो आपने बेनिफिट दिया उसको रेस्टोर करो। जो बंदा परचेज करता है मार्केट से 31 मार्च के बाद, उनके इसमें टैक्सेबिलिटी होनी चाहिए। आप एक सब्सटेंटिव राइट जो आपने पुराना दिया हुआ आप उसको वापस नहीं ले सकते इस तरह। राइट। ये एक विश्वास जो आपने दिया लोगों को, विश्वास को बनाए रखना होगा, वो सही नहीं होगा स्टेप। तो इसमें आप चाहते हैं कि सरकार जो है इसको करे, वापस ले। एक बायबैक ऑफ शेयर के ऊपर भी एक प्रोविजन था। पहले बायबैक टैक्सेबल कैपिटल गेन के अंदर था, फिर इसको डिविडेंड इनकम लेके आए। हालांकि मैं निटी में नहीं जाऊंगा, लेकिन अब ये फिर कैपिटल गेन के अंदर आ गया है। हालांकि इसमें कई इश्यूज आएंगे आने वाले टाइम में, ठीक है। एक और बेनिफिट दिया गया है, जैसे आप बैंक को यदि कोई इंटरेस्ट पे करते हो टीडीएस काटने की जरूरत नहीं होती। सिमिलरली यदि आप किसी कोऑपरेटिव बैंक को यदि आप
इंटरेस्ट पे करोगे तो उस पर भी टीडीएस काटने की रिक्वायरमेंट को खत्म कर दिया गया है। अच्छा, दैट इज आल्सो वन ऑफ द वेलकम स्टेप। राइट। कुछ और सर? आई थिंक मैंने मेजर चीज आप सारी डिस्कस कर ली है। सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स बढ़ा दिया गया है, विच आई थिंक शेयर मार्केट में अच्छी न्यूज नहीं है। जी जी जी, है ना। और एक और अच्छी अमेंडमेंट आई है कि यदि कि जिस पर्सन की यहाँ सर्च होती थी और वहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट मिलता था किसी दूसरे पर्सन का, तो 6 साल तक केस खुल सकता है जहाँ सर्च हुई है, तो दूसरे पर्सन का भी केस 6 साल तक खुल जाता था। उसके लिए हरासमेंट थी। हाँ, हरासमेंट था। तो इन्होंने कहा है कि भाई यदि हमें कोई डॉक्यूमेंट 1 साल का मिलेगा तो हम जो थर्ड पर्सन है उसका 1 साल का केस खोलेंगे और साल का केस नहीं खोलेंगे। इससे मेजर रिलैक्सेशन फॉर द थर्ड पर्सन। राइट राइट। तो 6 साल केस के लिए उसे जाना पड़ता था। और तो पेनल्टी मैंने आपको बताई दी जो मेजर चेंज आया है। ये मेजर अमेंडमेंट्स है। अमेंडमेंट्स तो बहुत सारे, बट जो मेजर है आपके लिए वो ये है। और तो बहुत सारे अमेंडमेंट्स हैं। जी 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 जी। बट दिस इज ऑल आई वुड लाइक टू से। राइट राइट। लार्ज इन नंबर्स हैं। मनोज जी, टैक्स से संबंधित आपने बहुत बारीकी से चीज़ों को बताया और मेरे ख्याल से इसका पूरा श्रेय किसको देंगे इतने सारे बदलाव को? कोर्ट को, वित्त मंत्री जी को, या बीजेपी नेतृत्व को? मैं कॉम्बिनेशन सबका कहूँगा। देखो चीज़ें चलती रहती हैं। जी जी जी। बट ठीक है, एक विजन बहुत क्लियर है गवर्नमेंट की कि हमें लिटिगेशन रिड्यूस करना है और ईज ऑफ कंप्लायंस बिजनेस करना है। उस एंगल से देखा जाए तो एक बहुत अच्छा बजट, बहुत अच्छा बजट है। राइट। ये बिल्कुल लास्ट सवाल सर, जो आपने बोला कि हम कितना भी पैसा मेरे पास हो हम उसका टैक्स जमा करके उसको बहुत सारी चीज़ों से मुक्ति पा सकते हैं, तो कितना राजस्व बढ़ने की उम्मीद है? एक ख्याल से ये तो जो एक बारी आपको याद होगा जब डिमोनेटाइजेशन आया था हमने 45% कहा था, आज 39% कर दिया। तो काफी, तो ये परमानेंट स्कीम एक्ट में ही दे दी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इससे काफी जो है टेंशन, ना आपको इंटरेस्ट ना पेनल्टी, कुछ मुक्ति हो गई। राइट राइट। सबसे बड़ी टेंशन की सर वो खत्म हो गई सर। अगर आप यहाँ सर्च होते हो 60% पे करना पड़ता है। बिल्कुल। यहाँ पे आप 39% खुद ही पे कर दो। बिल्कुल बिल्कुल सर। लास्ट सवाल मनोज जैन जी, शुरू से आप इसी में है ना, तो मेरे ख्याल से 9th बजट वित्त मंत्री जी का रहा। बिल्कुल मेरा एक पत्रकार वाला सवाल है, आप कितना नंबर देंगे उनको पूरे बजट में से इस वाले बजट को? देखो 7-8 नंबर तो रिजर्व होते हैं। क्योंकि सर ये बजट जो है बिल्कुल चुनावी बजट नहीं लग रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं चुनावी बजट नहीं। स्टेट्स में इतने कई स्टेट में इलेक्शन आने वाले, तब भी कोई स्पेसिफिक ऐसा बेनिफिट स्टेट वाइज नहीं दिया गया है। और सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए काफ़ी चीज़ें दी गई हैं। और बेसिकली कुछ एक इस तरह की योजनाओं में पैसा लगाया गया जिससे आज हमारे चाइना पर जो फार्मास्यूटिकल चीज़ों को डिपेंडेंस है, मैं पढ़ रहा था, वो काफ़ी कम होगी। जो इन्होंने नाम दिया था भूमि, कुछ नाम ऐसे इन्होंने बजट में दिया था जी 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 जी। उसमें कोशिश ये है कि जो फार्मर के ऊपर डिपेंडेंस है हमारी बाहर से खत्म। बिल्कुल सर। तो बजट काफी अच्छा है। 8 नंबर आप वित्त मंत्री जी को दे रहे हैं। हाँ जी। पर सर एक बिल्कुल जनता का सवाल आपसे मैं पूछूंगा, बस ये लास्ट सवाल हुआ सर। यूपीआई का चलन बहुत तेजी से हो गया और साइबर क्राइम भी बहुत तेजी से डिजिटल में चल रहा है, तो सरकार या आप लोग भी कुछ ऐसा कुछ सुझाव देना चाहेंगे कि डिजिटल फ्रॉड कम हो, लोगों की गाढ़ी कमाई इस तरह से न फंसे? बिल्कुल। माय हम्बल व्यू, गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट लॉ लेके आना चाहिए और जो भी ऑनलाइन सिस्टम्स हैं जिसके थ्रू जो भी ये जो लोग गलत क्राइम करते हैं उन सब सिस्टम को फुल प्रूफ बनाना चाहिए, जिससे कि वो लोग जो गलत काम कर रहे हैं उसको चेक और कंट्रोल किया जा सके। कई मेरे ख्याल से काफ़ी करोड़ रुपए जो है डिजिटल मतलब साइबर अपराध में इसमें बिल्कुल पंजीकृत है। साइबर अपराध को रोकने के लिए देखो, जैसे कोई अगर एक वन वे में कोई अगर अपराध एग्जीक्यूट हो रहा है तो उसको रोकने के लिए कोई ना कोई इंटरनल लीगल मैकेनिज्म डेवलप होना चाहिए जिससे कि वो ना कर पाए, चाहे वो टेक्नोलॉजी के द्वारा हो कि भाई अवेयरनेस के द्वारा बिल्ट बार डेवलप कर दो सिस्टम के अंदर ही कि वो उसको ना कर पाए। अवेयरनेस के द्वारा हो। सर शायद बैंकों को जिम्मेदार बोला गया है कि अगर बैंकों द्वारा कुछ गलत ट्रांजेक्शन होता है तो बैंक एक्चुअली भाई अगर मैं जिनके पास जा रहा हूँ, आज मेरा एक विश्वास है बैंकों पर, अगर बैंक को तो होना ही पड़ेगा हमारे पैसों की रक्षा के लिए। हम गए उनके पास इसके लिए। जी। अब मैं अगर सीए हूँ, मेरे पास कोई किसी काम के लिए आता है तो आई एम रिस्पॉन्सिबल कि मैं उसके काम के लिए जिम्मेदार हूँ। तो सिमिलरली बैंकों के पास हम जब अपने पैसे की सेफ्टी के लिए जा रहे हैं तो उनको रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा उसके लिए। तो ये भी वेलकम स्टेप है। हाँ,
चलिए सर, कुछ और बोलना चाहेंगे सर? बस जी, थैंक यू। मनोज जैन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर किसी विषय पे बात करेंगे। नमस्कार सर।